हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित कुमार राजपूत। जैसे कि आपको पता है 9th क्लास के आज से ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं साइंस में फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। गाइस देखिएगा, पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको एक वीडियो प्रोवाइड होगी, आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक को जब आप क्लिक ओपन करेंगे तब आपके पास एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको, जैसे कि ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आपको उस लेक्चर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा। गाइस एक वीडियो में एक टॉपिक को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो आपकी 15 से 30 मिनट के बीच की होगी। इसमें आपका क्या होगा, एक वीडियो आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाएगा, एक टॉपिक जिसमें आपको कंप्लीटली जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको हम लेके ट्राई करेंगे। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपका जो चीज़ मैंने आपको समझाया उसको नोट डाउन करने के लिए आपका एक पीडीएफ तैयार किया गया है। वो पीडीएफ आपको आपके नंबर पे या आपकी मेल आईडी पर मिल जाएगा। गाइज इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मुझको अपनी मेल आईडी जो होती हैं वो आपको मुझे सेंड करना होगा। आप मुझे मेल आईडी सेंड करेंगे, फिर मैं आपको लिंक आपकी मेल आईडी पर या आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो गाइज एक चीज़ क्लियर होगा कि हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो का लेक्चर मिलेगा, उसके साथ ही आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें आपका जितना भी लेक्चर में समझाया गया उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए जो नोट्स होते हैं वो आप उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कंप्लीटली डिटेल आपको यहाँ होगा। कुछ ऐसा लगता है कि आपको नोट डाउन में नहीं है, मान लीजिए कोई पीडीएफ है और आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आया, तो आप उस टॉपिक को उस जगह अपने हैंड से लिख सकते हैं। गाइज नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि कोई टीचर आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करे। नोट्स का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज़ समझाई गई है और वो चीज़ आपको लगता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए। गाइज आप 9th क्लास में आए हैं, अभी आपका 8th से 9th में आते हैं तो आपके एजुकेशन थोड़ा बूम अप हो जाता है। लाइक आपने जो 8th में सीखा और जो 9th में सीखा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको इसमें कंप्लीटली डिटेल लेना पड़ेगा। गाइज एक 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये भी है कि जो बच्चा नया आता है तो वो क्या सोचता है, या तो वो सिर्फ एनसीईआरटी पे चले या सिर्फ एक एस चांद की बुक पर चले, ठीक है, या आर डी शर्मा, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। हम इसको वो बोलते हैं कि हमें पर्टिकुलर एक बुक लेके चलनी होती है। नहीं गाइज, हमें बुक नहीं, हमें टॉपिक लेके चलना होता है, ठीक है। हमारा किसी बुक से मतलब नहीं होता, हमें टॉपिक लेके चलना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं खुद एस चांद की बुक यूज करता हूं, एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ठीक है, फिर भी एस चांद की बुक यूज करते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो एस चांद में नहीं होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। तो हमें वो चीज आपको क्लियरिफाई करना होता है, क्योंकि किसी चीज को, टॉपिक को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा उससे रिलेटेड जो पिछले टॉपिक हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि यदि हम आगे का टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो पीछे का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी वो चीज आपको समझ में आने वाली है। आई थिंक गाइज आपको क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। गाइज चलिए, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन, ठीक है। गाइस देखिए, मोशन चैप्टर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज मोशन। बट उससे पहले कुछ और देख लेते हैं कि हमारे पास मोशन से पहले हमें क्या सीखना चाहिए, ठीक है। गाइस पहला टॉपिक जो हम लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जो होता है, ठीक है, ये सब मैं आपको नोट डाउन करके आपकी पीडीएफ फाइल में होगा, ठीक है। ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पीडीएफ जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप कंप्लीटली कॉपी पेंसिल रख के सिर्फ समझिए। फर्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे उसको सिर्फ समझने के लिए यूज कीजिए। सेकंड वीडियो में आप उसको नोट डाउन, जब आप इस वीडियो को दोबारा देख रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन करने की टेंडेंसी रख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए। आज जैसे कि मैंने आपको बोला रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन है और मुझे किसी चीज की पोजीशन बतानी है। सपोज दैट ये पेन है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। आपने इस पेन को मूव करने की टेंडेंसी बताई। किसी चीज को कैसे बता सकते हैं कि ये मूव कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक पॉइंट फिक्स करना होता है। ओके गाइस, देखिए क्या करना है। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक कार है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कार है, ये कार है, ठीक है, और ये मूव करना है। ये किस तरफ जानी है, ये इस तरफ जानी है। ओके गाइस, आपने क्या करा, यहीं पर एक ट्री खड़ा है, आपने यहां पे एक ट्री खड़ा है और आपने क्या करा, इस कार को मूव करके यहां पर ले गए और ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। यदि आप क्या बोलेंगे, आपने बोला ये कार यहां से यहां पर चली गई और आपने बोला कि ये कार इस पेड़ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। गाइस आपने क्या बोला, ये कार इस पेड़ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दैट मींस ये क्या है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा पॉइंट जिससे आप कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आप डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट।
आई एम सो क्लियर गाइस? ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? जब किसी डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हैं, किसी मोशन को मेजर कर रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, या हम इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं। गाइस, जहां से हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है। ठीक है, लाइक मैंने पेन, ये पेन है, यदि मैं पेन इसको छोड़ दूं तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, और ये जितना नीचे जाएगा हम यहां से डिस्टेंस उसकी मेजर कर लेंगे, वो हम डिस्टेंस बता पाएंगे कि वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया गया है। आपको क्लियर होगा? तो रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा पॉइंट जिससे आप वो डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं, या हम उसको ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। आपको क्लियर गाइस? देखिए, सपोज दैट एग्जांपल लेता हूं। एक बंदा मेरा घर है, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरा एक घर है, मान लीजिए मैंने एक घर बनाया हुआ है, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे यहां से कहीं पर एक बंदा है, एक लड़का है, बहुत दूर खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का यहां पर खड़ा है, एक लड़का यहां पर खड़ा है, मान लीजिए यहां पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, या एक कोई पेड़ है, सपोज कर लेते हैं एक कोई पेड़ है यहां पर है। मैंने क्या बोला, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो मैंने क्या बोला, ये जो पेड़ है मेरे घर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। दिस पेड़ इज सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू माई हाउस ऑन अ 3 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ साउथ, ठीक है। ये हमारा साउथ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो जब इस चीज को, तो ये क्या चीज है, ये मेरे पास जो मेरा घर है और जो ये पेड़ है, मैंने पेड़ की डिस्टेंस बताई है, ना कि घर की। मैंने बोला पेड़ की डिस्टेंस मेरे घर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये जो मेरा घर है ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है। ओके गाइस, क्लियर होगा आई थिंक? रेफरेंस पॉइंट क्या है, जिससे कोई चीज मेजर की जाती है उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब हम बात करते हैं, तो कि रेफरेंस पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं समझ पाएंगे। अब बात करते हैं मोशन की, ठीक है। मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, वो अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उसको हम मोशन बोलते हैं। गाइस क्लियर? यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उसको हम मोशन बोलते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने क्या बोला, यदि मान लीजिए कोई भी चीज है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम पीरियड, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है किसी पर यूनिट टाइम पीरियड में, तो उसको हम मोशन बोलने वाले हैं। गाइस क्लियर है? मोशन क्या है, कोई भी चीज जो आपका मोशन में हो, और मोशन में बताने के लिए क्या बोलेंगे, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम मोशन बोलने वाले हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई डिस्टेंस कवर नहीं करता तो उसको हम मोशन नहीं बोलेंगे। लाइक ये पेन यहां पर रखा है और ये 5 घंटे तक यहीं पर रखा रहे, टाइम तो आपका चल रहा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो इसको हम मोशन नहीं बोलने वाले हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से, किसी रेफरेंस पॉइंट से जब आप उसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं एक पर यूनिट टाइम इंटरवल में, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, मोशन। ऐसा क्लियर होगा गाइस? जो मोशन होता है ये आपका किसी भी डायरेक्शन में होता है। मोशन के लिए कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये किसी भी डायरेक्शन में आपका मूव कर सकता है। तो जो आपका मोशन है उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन वे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको सिर्फ अपना डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है एक पर यूनिट टाइम पीरियड में। आईएफओ की क्लियर होगा मोशन क्या होता है, जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम मोशन बोलने वाले हैं। गाइस, मोशन के बाद जो टॉपिक आता है इसके अंदर आता है आपका डिस्टेंस। गाइस क्या होता है, डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, सेम एज इट इज वही लैंग्वेज चलेगी जो मोशन की है। डिस्टेंस क्या होता है, कवर्ड इक्वल पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक इक्वल टाइम इंटरवल में जो पाथ कवर्ड किया जाता है, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट कवर्ड, यहां पे आ जाएगा, एन ऑब्जेक्ट कवर्ड ए पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में यदि कोई ऑब्जेक्ट एक पाथ कवर करता है तो उसको हम डिस्टेंस बोलने वाले हैं। लाइक गाइस, जैसे हम मुजफ्फरनगर में रहते हैं,
ठीक है गाइस, जैसे हम मुजफ्फरनगर में रहते हैं, लिख लेता हूं, हम मुजफ्फरनगर में रहते हैं, मुझे कहां जाना है, मुझे मेरठ जाना है, एमटीसी से डिनोट कर रहे हैं, मेरठ का कोड होता है एमटीसी। मुझे मुजफ्फरनगर से मेरठ जाना है और बीच में पड़ता है खतौली। ओके गाइस, देखिए मुजफ्फरनगर से खतौली की डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया 25 किलोमीटर, खतौली से मेरठ की डिस्टेंस जो होगी वो 25 किलोमीटर मैंने लेट कर लिया कि जो खतौली है मुजफ्फरनगर और मेरठ के बिल्कुल बीच में पड़ता है, जो कि 25 किलोमीटर फ्रॉम मुजफ्फरनगर एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम मेरठ। ओके गाइस, अब क्या करना है, मुझे डिस्टेंस बताना है। सपोज दैट एक पर्सन गाड़ी लेके चलता है, वो पर्सन क्या क्या यहाँ पर खतौली गया, खतौली से मेरठ गया और मेरठ से वापस आया खतौली। गाइस देखिए क्या किया, वो मुजफ्फरनगर से खतौली गया, खतौली से मेरठ गया और मेरठ से वापस आ गया खतौली। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस उसने किया, देखिए मुजफ्फरनगर से मेरठ तक की जो डिस्टेंस थी वो तो कितनी थी 50, ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 50, और फिर 25 वो वापस भी आया है। ओके गाइस, तो 25 किलोमीटर वो वापस भी आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 50 + 25 = 75 किलोमीटर। ओके गाइस, देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वो चीज है जब कोई ऑब्जेक्ट कोई पाथ कवर करता है किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम डिस्टेंस बोलने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कार मुजफ्फरनगर से मेरठ गई और मेरठ से वापस में खतौली पर आ गई, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस कवर किया गया है, जो पाथ कवर किया गया है, उसको हमने डिस्टेंस बोल दिया, जो कि 50 + 25 = 75 किलोमीटर था। ओके गाइस, आई होप सो कि क्लियर होगा डिस्टेंस क्या होगा। गाइस देखिए ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अभी आगे थोड़ा सा और डिस्टेंस और क्लियर करेंगे इसको। डिस्टेंस के बाद आता है गाइस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक चीज यहां पर डिस्टेंस में लिख लीजिएगा जब आप लिख रहे होंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। गाइस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी हम डिस्क्राइब करेंगे कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। स्केलर क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मुझे कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक मैंने बोला 75 किलोमीटर, यदि कोई ऑब्जेक्ट 75 किलोमीटर जा रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर वे नहीं है। गाइस क्लियर, यदि कोई ऑब्जेक्ट 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो उसकी मर्जी है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। जैसे मैंने आपको बोला मुजफ्फरनगर से मेरठ और मेरठ से खतौली आया, वो नहीं आना चाहता था, वो मेरठ से आगे मुरादाबाद जाना चाहता था, और 25 किलोमीटर यदि मुरादाबाद और होता तो 50 + 25 तो भी 75 होने वाला था। तो गाइस क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जब कोई पाथ कवर किया जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस। ओके गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट सेम एज इट इज है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वो चीज है, ठीक है, जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको हम एक दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपको क्या बताना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक मिनिमम पाथ जिसको हम बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जहां से चला और जहां पर वो खड़ा है लास्ट में, एंड पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पाथ कवर्ड इन अ टाइम पीरियड, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इन अ इक्वल टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी टाइम पीरियड में, उसको हम क्या बोल रहे हैं गाइस, डिस्प्लेसमेंट। आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। गाइस देख लेते हैं द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट द फाइनल पोजीशन। देखिए यहां से मैं क्या था, यही एग्जांपल दोबारा लेके चलते हैं, मुजफ्फरनगर से खतौली, खतौली से मेरठ और मेरठ से फिर खतौली, हमने ये पाथ हमने ट्रेवल किया था। अब यदि हम बात करें इसकी डिस्टेंस कितनी आई थी, 75 किलोमीटर। अब यदि मैं बात करूं इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, गाइस देखिए जब वो खड़ा था वो कहां पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है, दैट इज ओरिजिन।
और दैट इज रेफरेंस पॉइंट। और जब रेफरेंस पॉइंट होता है तो उसको तो हम 0 किलोमीटर बोलते हैं, क्योंकि वो वहीं से मेजर किया जाना है। जब वो आपका कोई ऑब्जेक्ट खतौली गया, खतौली से मेरठ, मेरठ से वापस खतौली आ गया, तो वो कहां पर खड़ा है? वो खतौली खड़ा है। तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 किलोमीटर। उसको हम क्या बोलने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं। ओके गाइस, सिंपल है। आपको क्या बताना है? आपको फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं। आई होप सो क्लियर होगा गाइस। देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से, दैट मींस x2 माइनस के x1। डेल्टा एक्स क्या है? x2 माइनस के x1। x2 को हम क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। और x1 को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। गाइस क्लियर? x2 क्या है? मेरा फाइनल पोजीशन। x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन। मुझे क्या करना है? इनकी जो पोजीशंस हैं उनको फाइंड आउट करना है। अब यदि मैं बात करूं, इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो कहां पर है? वो इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? 25 किलोमीटर पर। गाइस देखिए, 25 किलोमीटर पर। और इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 किलोमीटर। 25 माइनस 0 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। गाइस क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी पाथ के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको मैं क्या बोलने वाला हूं? उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोलने वाला हूं। ठीक है गाइस, इसमें डिस्प्लेसमेंट में कुछ एग्जांपल और लेके चलते हैं। ये तो सिंपल आपका स्ट्रेट लाइन के लिए था। गाइस देखिए, सपोज दैट आप अपने स्कूल से आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से घर आते हैं। ठीक है, आपने एक जब हम स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं तो हम एक पाथ से जाते हैं। जरूरी नहीं क्या वहां पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही पाथ होगा, बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे वेज होंगे। ठीक है, आप उन डिफरेंट डिफरेंट वेज पे जा सकते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट वेज पे जाते हैं तो क्या होता है? तो हमारा कहीं पर टाइम ज्यादा लग जाता है, कहीं पर टाइम कम लगता है। कहने का मतलब क्या है? कहीं पर डिस्टेंस ज्यादा होती है, कहीं पर डिस्टेंस कम होती है। तो गाइज आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे कि सपोज दैट यहां से, ठीक है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ए पॉइंट। यहां से एक मोहन है, वो उसने क्या बोला? वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया। यहां से जो मोहन है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया, और जो रोहन है वो 3 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर नॉर्थ था, ये 3 किलोमीटर वेस्ट में चला गया। ओके गाइस, हमने क्या बोला? रोहन 5 किलोमीटर नॉर्थ में, मोहन 5 किलोमीटर नॉर्थ में, रोहन 3 किलोमीटर वेस्ट में चला गया है। अब यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन मोहन एंड रोहन? ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। टोटल डिस्टेंस बिटवीन मोहन एंड रोहन। ठीक है, यदि मैं बात करूं मोहन और रोहन के बीच में टोटल डिस्टेंस होगा 5 एंड प्लस 3, जो कि 5 प्लस 3 दैट इज 8 किलोमीटर। ओके गाइस, तो सिंपल है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर। एक काम करते हैं गाइस, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। ठीक है, 4 प्लस 3 कर लेते हैं, दैट इज 7 किलोमीटर। ओके गाइस, तो सिंपल क्या था? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 7 किलोमीटर का। अब गाइस यदि मैं आपसे पूछूं इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों के बीच में पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो गाइस डिस्प्लेसमेंट ये है। ओके, ये डिस्टेंस है। यदि आप इसके पाथ पर चल रहे हैं तो वो डिस्टेंस है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट वे होगा, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी शॉर्टेस्ट वे होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आपको क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ओके गाइज, यहां पर क्या होगा? √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज, आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। गाइस क्लियर? आपने 8th क्लास में किया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, यदि आपका ये पास 3 है, ये 4 है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, √25 5 किलोमीटर।
ओके गाइस, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो क्या चीज होता है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, ठीक है, ये एक लीनियर के लिए होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। गाइस इसमें देखते हैं वो थोड़ा सा। गाइस देखिए, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। यदि कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं हो सकता। तो आप एक सिंपल एक पॉइंट है हमारे पास, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। जो आपका डिस्टेंस है कांट बी जीरो, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ऑन विच कंडीशन? गाइस देखिएगा, यदि कोई पाथ, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने सेम पाथ पर वापस आ जाए, सपोज दैट एक सैटेलाइट है या कोई भी चीज राउंड में मूव कर रही है, ये चीज यदि आप यहां से चले, आपने एक पॉइंट से ए से चले और घूमकर आप दोबारा इसी पॉइंट पर आ गए, तो इस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो आपकी इनिशियल पोजीशन होगी वो भी जीरो होगी और जो फाइनल पोजीशन होगी वो भी जीरो होगी। तो एक हम क्या बोल सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर पाथ देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, नॉट फिक्स। ऐसा नहीं है क्या पता वो यहां पर रुक जाए तो उस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, बट यदि वो अपना पाथ पूरा कवर करे तो उस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? जीरो होगा। तो गाइस क्लियर होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है ऑन विच कंडीशन, ठीक है, जब वो अपने पाथ पर दोबारा जिस पोजीशन से चला यदि उस पोजीशन पर वापस आ जाए तो उस कंडीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ऐसी कंडीशन यहां पर भी अराइज होगी। मान लीजिए आप मुजफ्फरनगर से चले थे, खतौली होते हुए आप मेरठ गए थे, मुजफ्फरनगर से खतौली गए, मेरठ से फिर दोबारा मुजफ्फरनगर आए गए, तो इस कंडीशन पे भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। गाइस एक शॉर्ट फ्रेम में मैं आपको समझा सकता हूं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है तो उस कंडीशन पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है। अब तो क्लियर होगा गाइस। चलिए इसको गाइस, यदि आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में, पहले वीडियो को देख लें एक बार पूरा। चलिए अब गाइस क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर की। चलिए स्केलर और वेक्टर, देखिए जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो डिस्टेंस है, जो स्केलर की बात कर रहे हैं हम गाइस, हम इसको बहुत जगह यूज करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि ये आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं पूरे फिजिक्स में, एग्जांपल एक डिफरेंस के फॉर्मेशन में हम इसको नोट डाउन करते हैं। ओके गाइस देखिए, जो स्केलर होता है, स्केलर को डिनोट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस के डायरेक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं, हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलने वाले हैं। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, वेक्टर। गाइस अब थोड़ा समझते हैं स्केलर क्या होता है। यदि मान लीजिए आप कहीं से शुगर लेने जा रहे हैं, आपने बोला 5 kg शुगर दे दीजिए, आप किसी भी दुकान से लाइए, आप कहीं से भी लाइए, उसका वेट हमेशा 5 kg होने वाला है, चाहे आप उसको घर के अंदर रख के तोलें, चाहे छत पर बैठ के तोलें या किसी हिल स्टेशन पर जाकर वहां पर तोल लें, ठीक है, वो 5 किलो ही रहने वाला है, उसके वेट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो 5 kg है। तो एक ऐसी वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, उसे क्या बोलने वाले हैं हम, स्केलर। ओके गाइस, यदि कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हमने बोल दिया 5 kg है, तो 5 kg रहने वाली है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बोलूं घड़ी में 1 बजा है, ठीक है, एट 1 PM, ठीक है, घड़ी में किसी क्लॉक में 1 PM हुआ है, तो आप उसको 1 PM को आप अपने घर में देखिए, पड़ोसी के घर में देखिए, कहीं भी जाके देखिए, वहां पर आपको 1 PM ही मिलने वाला है।
गाइस क्लियर? ठीक है, जैसे आप अपने किसी एरिया में हैं, आप घड़ी को लेके छत पे चले जाइए, आप अपनी घड़ी को लेके हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए, यदि एक बजा है तो एक ही बजा है, वो आपके हिसाब से चेंज नहीं होगा। ओके गाइस, तो क्या है इसके, वो सब क्या है, घड़ी का जो वॉचिंग टाइम है वो भी स्केलर है, जो डिस्टेंस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन चेंज करने पर, जिसकी पोजीशन चेंज करने पर उसकी वैल्यूज में चेंज आ जाए, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? वेक्टर। तो क्लियर होगा गाइस? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी यदि कोई चीज चेंज करने के बाद, लाइक जैसे मैं बात करूं, यदि मैंने बोला मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है, यदि मैं 5 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगाऊंगा तो वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, बल्कि ज्यादा अप्लाई होगा क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स भी साथ काम कर रहा होगा। ठीक है, अब यदि मैं 5 न्यूटन के फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू 5 न्यूटन। तो गाइस क्या होता है, क्योंकि उस कंडीशन पे ग्रेविटेशन फोर्स आपके अपोजिट में वर्क कर रहा होता है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जो वैल्यूज टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलने वाले हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है यदि वो अपने पाथ पर वापस घूम के आ जाए या अपने पाथ से चल के दोबारा उस पाथ पर आ जाए, तो उस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? वेक्टर जो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच शोज द रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके गाइस, तो आपको देखना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो क्लियर होगा गाइस? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मोशन के लिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा हो। एक जैसा क्या हो? मतलब कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मान लीजिए आपको मुजफ्फरनगर से MOZ से खतौली की डिस्टेंस, जो कि हमने 25 किलोमीटर माना था, मान लीजिए मुजफ्फरनगर से खतौली जाने में आपको 1 किलोमीटर लगता है। ओके गाइस, सॉरी 1 आवर लगता है, 1 किलोमीटर बोल रहा हूं, 1 आवर लगता है। सपोज मुजफ्फरनगर से खतौली जाने के लिए आपको 1 आवर लगता है, और खतौली से फिर मेरठ MTC, जो कि डिस्टेंस कितनी? 25। यदि खतौली से मेरठ जाने के लिए भी 1 आवर लगे आपको, देखिए 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1 घंटा लगा और अगले 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए भी 1 ही घंटा लगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। गाइस क्लियर? कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में जब कवर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और इसका एक ग्राफ बनता है जो कि आपका डिस्टेंस और टाइम में बनता है, जो कि आपका एक स्ट्रेट लाइन होती है। गाइस ये क्या है? डिस्टेंस और टाइम में आपका एक ग्राफ बनता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? यूनिफॉर्म मोशन। आई होप सो कि क्लियर गाइस, क्लियर होगा। चलिए फिर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर अनइक्वल, यहां पर क्या लिख देंगे? अनइक्वल। कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, यदि मान लीजिए पहले 25 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए आपको 1 आवर लग रहा था, 1 आवर लग रहा था, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर को करने के लिए भी आपका 1 आवर लग रहा है। देखिए गाइस, स्टार्टिंग के 25 किलोमीटर को कवर करने के लिए आपका 1 घंटा लग रहा था, नेक्स्ट 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए भी आपका 1 घंटा लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल 25 और 30, ठीक है, डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, 1 आवर 1 आवर, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन अराइज होती है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। गाइस इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ आपका
कर्व लाइन में बनेगा, जो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही होगा। आई होप सो गाइस क्लियर होगा आपको। देखिए गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो का लेक्चर था वो इतना ही था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने मोशन पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। यहाँ पे हमारे 5 टॉपिक इसके अंदर क्लियर हुए हैं, ठीक है, और इनके बेस छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराए जाएंगे। गाइज देखिएगा, जैसे आपका ये डेमो क्लास था एक तरीके से, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। हम किसी चीज को पढ़ के, ठीक है, किसी चीज को सिर्फ रिवाइज करके नहीं साइंस को अच्छा कर सकते हैं। हमें ये समझना पड़ता है, हमें इसके साथ डीपली जाना पड़ता है। छोटे छोटे पॉइंट जो उसके आसपास के होते हैं, जो बुक्स में नहीं होते, वो भी हमें पढ़ने होते हैं। गाइस तो इस बुक पे कंप्लीटली डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है, आपको जहां से जो चीज मिल जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको डिस्कस करनी ही है। और यदि इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उसको ग्रुप में बता सकते हैं, मेल के थ्रू बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं।